नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया का तमाम अहम खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत बीते 3 दिन में 360 डिग्री घूम चुकी है। महागठबंधन की करारी हार चुकी है और लालू परिवार में जारी घमासान भी सरेआम हो चुका है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो कुछ खुलासा किया है वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जो लालू परिवार के अंदर ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ हुए चप्पल कांड पर लालू यादव मौन क्यों हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव। हार से हाहाकार, टूट गया लालू परिवार। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको। तेज प्रताप के बाद रोहिणी परिवार में लड़ाई बढ़ी। लालू परिवार में फूट पर सवाल। आपके ऊपर चप्पल उठा करके। बिहार की सियासत का सबसे ताकतवर कुनबा अब बिखर रहा। टूट गया वो परिवार जो खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मुखौटा साबित करता था। टूट गया वो कुनबा जो साथ जीने और साथ लड़ने की कस्में खाता था। सामाजिक न्याय के सरोकार से बिहार की राजनीति में पैठ बनाने वाले परिवार में ऐसा झगड़ा हुआ कि अब नौबत पारिवारिक न्याय की आ गई। बीते 48 घंटों में बिहार की सियासत में ऐसी उठापटक हुई है जिसकी कल्पना ना तो आरजेडी में किसी ने की थी और ना ही तेजस्वी यादव ने। और जहां तक सवाल है लालू यादव का, तो लालू खुद अपनी आंखों के सामने पहले अपने 2 बेटों को झगड़ते देख चुके हैं, तो वहीं अब एक बेटी भी परिवार से दूर हो गई। रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता को किडनी दान की और लालू यादव की जान बचाई। सिंगापुर में लालू यादव का इलाज कराया और उन्हें चुस्त दुरुस्त कराकर दोबारा देश की राजनीति में खड़ा कर दिया। इन तमाम उलझनों को दूर करने में रोहिणी आचार्य का नाम सबसे ऊपर आ खड़ा हुआ था। जैसे तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव महत्वपूर्ण है, वैसे संजय यादव के लिए रमेश महत्वपूर्ण है। यानी ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये मिलके टिकट किसको मिलना है, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका जो पूरा सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे वो तेजस्वी का हो या राजद का हो, यहाँ तक कि तेजस्वी को कैंपेन में टी शर्ट और जीन्स में जाना चाहिए कि कुर्ते और पजामे में जाना चाहिए, ये सारे डिसीजन भी वो लेते हैं। तो वो पूरे राजद के सिस्टम में, इको सिस्टम में काफ़ी मजबूत हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई थी। उम्मीदों की झोली और सपनों की रंगोली भी साथ लेकर आई थी। सपना था अपने पिता के कदमों पर चलना और बिहार में लालू परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का। बिहार के चप्पे चप्पे गांवों और गलियों में चक्कर लगाते हुए रोहिणी आचार्य को भले ही सियासी कामयाबी नहीं हाथ लगी, लेकिन उन्होंने परिवार और कार्यकर्ताओं के बीच मुकाम हासिल कर दिया। लेकिन अपमान का घूंट पीकर भी वो अपने भाई के लिए वोट मांगती रही। लेकिन बीती शाम उनके साथ लालू यादव के घर में जो कुछ हुआ वो खुद उन्होंने अपने शब्दों में बयां कर दिया। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये जो पूरा मामला उठा है, ये मामला हार के बाद हुआ है। यानी कि जब नंबर्स इनके कम हुए हैं तो उसके बाद जिम्मेवारी लेने की बात हुई, जिसमें रोहिणी आचार्य आई और रोहिणी आचार्य जो उन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेवारी किसकी है, अगर कोई चाणक्य बनता है तो उस चाणक्य को इस हार की जिम्मेवारी नहीं पड़ेगी। यानी कि वो संजय यादव को बोल रही थी और उसी पर तेजस्वी यादव अपना आपा खो बैठे। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके काफी तीखी नोकझोंक हुई और चप्पल फेंकने की भी बात आ रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चप्पल फेंकने की भी बात आ रही है। सिवान और सारण में रोहिणी आचार्य तेज प्रताप के लिए वोट मांगने में जुटी रही। उन्होंने कदम कदम पर तेज प्रताप का साथ दिया। हर मुश्किल वक्त में वो भाई के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन उनकी यही दरियादिली किसी को रास नहीं आ रही थी। इसके बाद भी वो चुनाव प्रचार भाई के साथ खड़ी रही। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए
ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। नतीजों के बाद रोहिणी के सब्र ने जवाब दे दिया और टूट गए उनके सब्र। इधर चुनावी नतीजों के बाद लालटेन बुझने की नौबत आ खड़ी हुई। लालू के घर का झगड़ा फिर सड़क पर आया। बड़े लाल पहले ही बागी हो चुके हैं, अब दूसरी बेटी ने भी तोड़ लिया नाता। देखिए मीसा भारती कब तक निभाती है रिश्ता, और क्या लालू यादव अपने परिवार को बचाने के लिए कोई कोशिश करते हैं या फिर छोटे बेटे के मुंह में उलझकर परिवार को बिखरने देंगे। इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के लिए सीधा पटना का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, मेरे जहन में यह सवाल बार बार आ रहा है जब से मैं इस खबर को देख रहा हूं। बहुत सारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि इस पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते, बाकी मसलों पर तो खुल के बोलते हैं। कहां है तेजस्वी यादव, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव से इस मसले पे वक्तव्य की मैं कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम में जो केंद्र में है वो तेजस्वी यादव है। हालांकि वो खुद नहीं है, उनके दो सलाहकार हैं, लेकिन एक तरीके से देखें तो तेजस्वी यादव भी इसके केंद्र में है। संजय यादव और जो दूसरी रमीज की बात हो रही है, ये दोनों तेजस्वी यादव के ही सलाहकार हैं। इन्हीं के चलते जो पहला झगड़ा है वो तेज प्रताप यादव के साथ हुआ था। तेज प्रताप यादव ने खुले मन से इन दोनों का नाम लिया था, खासकर संजय यादव का नाम लिया था कि संजय यादव हैं जिनके चलते मुझे पार्टी से निकाला गया है, और वो एक तरह से तेजस्वी यादव को उन्होंने घेर के रखा हुआ है। तो संजय यादव जो है वहाँ एक महत्वपूर्ण आदमी है, उनके चलते ही अब दूसरा जो मामला आया है, जो रोहिणी आचार्य का मामला है, वो भी आया है। तो तेजस्वी यादव इस पर वक्तव्य नहीं देंगे, मेरा मानना है कि अभी वक्तव्य देने से बचेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की भूमिका इसमें अहम होती है, क्योंकि ये सारा मामला उनके बच्चों के बीच चल रहा है, चाहे वो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच का मामला हो, चाहे तेजस्वी और रोहिणी के बीच का मामला हो। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी ये मामला जाके सुलझेगा। नहीं तो देखिए, ये घर का मामला था, घर का झगड़ा था, और इसे सड़क पर नहीं आना चाहिए था। जिस तरीके से ये सड़क पर आया है और जिस तरीके से अब सार्वजनिक मंच से, ट्विटर एक सार्वजनिक मंच है, एक्स जो है एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से जो है रोहिणी आचार्य लगातार आरोप लगा रही है, सीधे तौर पे आरोप लगा रही हैं। वो कोई शब्दों की कोई हेराफेरी भी नहीं कर रही है, वो सीधे तौर पे बोल रही हैं कि मेरे साथ गाली गलौज की गई, मेरे साथ चप्पल फेंकने की वारदात हुई। तो ये गंभीर आरोप है। एक बहन अगर अपने भाई के ऊपर ये आरोप लगा रही है, और ये देखिए ये एक राजनीतिक परिवार है, आपको ये समझना होगा कि उस चारदीवारी के अंदर जहाँ वो रहते हैं उसके अंदर जो भी घटना होती है वो उनका निजी मामला है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अब जब सीधे परिवार के सदस्य आपस में अगर एक्स के थ्रू बात करने लगे, बिल्कुल, और ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, तो मामला सार्वजनिक होगा, तब ये आपके घर का मामला रह नहीं जाता है। और आप एक बड़े राजनीतिक परिवार कर रहे हैं कि वो जवाब दे। प्रभाकर बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस पूरी जो कहानी है, जो पूरा विवाद है, उसके अलग अलग किरदार हैं। वो कौन कौन से किरदार हैं ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर जब तक आप इन किरदारों को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन है। पहला किरदार इसमें आप देखिए रोहिणी आचार्य हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है और पूरा विवाद शुरू हुआ। दूसरा किरदार इसमें आप देखिए कि तेजस्वी यादव हैं, और तीसरा किरदार जो है वो इस पूरे उसमें संजय यादव हैं, और जो चौथा किरदार है उसमें वो रमीज नेमत खान है, जिसको लेकर के पूरा विवाद सामने आया है। तो ये वो चार किरदार हैं जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है। तो ये वो विवाद है जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और चार किरदार आपके सामने। रोहिणी आचार्य आपके सामने तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जिन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद ये बताया, फिर तेजस्वी यादव और फिर रमीज और फिर संजय यादव। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की, वो बताते हैं आपको। दिल्ली से बिहार को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, पीएम आवास पर चल रही है ये बेहद अहम बैठक, और इससे जुड़ी जानकारी यह है कि 20 नवंबर को हो सकता है शपथ समारोह। पीएम के घर बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और
साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विकास, बताइए क्या अपडेट। देखिए, इस वक्त बैठक चल रही है सात लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास पर। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। आपको पता है कि कल से लगातार बिहार में लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के कोटे में 15 से 16 मंत्री आ सकते हैं, तो नामों के लेकर अंतिम सूची पर मोहर लगेगी इस बैठक में। और यहाँ से जो बीजेपी की हिस्सेदारी है सरकार में, उसका स्वरूप तरह से तय हो जाएगा। कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं, इस पर भी मोहर लगेगी। संभावना ये जताई जा रही है कि आधे चेहरे जो 50% चेहरे होंगे, यानी कि 8 से 9 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो उनको पहली बार मंत्री बनाया जाएगा, तो कुल और बाकी कुछ चेहरे पुराने मंत्रिमंडल में से लिए जाएंगे। तो इस तरह से मिश्रित मंत्रिमंडल होगा और ये बीजेपी की तरफ से कोशिश है अगली पीढ़ी को मंत्रिमंडल में, ताकि आगे आने वाली बीजेपी का स्वरूप भी इसी मंत्रिमंडल से तय हो। विकास, एक खबर प्रभाकर ने दोपहर में बताई और यह कहा कि चिराग पासवान अड़े हुए हैं इस बात पर और वे चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम उनका हो। क्या बीजेपी ये मान सकती है या फिर दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे? ये देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही होंगे। चिराग पासवान जरूर दबाव बना रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम उनका हो, लेकिन ऐसी संभावना कम ही है। ये दबाव की राजनीति इसके तहत है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद वहां पर हासिल कर सके। अभी जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री दिया जा सकता है और ऐसी सूरत में उनके कोटे में 3 मंत्री ही आते हैं। डिप्टी सीएम का नाम लेकर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए विकास, आप नजर बना के रखिएगा। तो चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल आगे का यह है कि रोहिणी आचार्य की खबर पर एक बार हम फिर से लौटते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो कहा वो बहुत आसान नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, देखिए, मुझे गालियों के साथ बोला गया। उन्होंने कहा मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। ये वो बयान है रोहिणी आचार्य के। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। ये आप समझिए कि क्या चल रहा है। मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा, ये रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से मैंने कोई अनुमति ली, ये कह रही रोहिणी आचार्य। मैंने अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना कभी करें, कभी न करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और वो प्रभाकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, एक बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी नहीं बोल रहे हैं। और आज तो बीजेपी और मेरे ख्याल से जेडीयू के नेता ये कह रहे थे कि भाई आप प्रीतलाल यादव के प्रचार में जाने के लिए हैं, लेकिन आप इस पर बोलते नहीं हैं। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें कल रात को रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच में नोकझोंक हुई है, ये लालू प्रसाद यादव के आवास में हुआ है। यानी कि राबड़ी देवी का जो आवास है 10 सर्कुलर रोड जो है, वहीं पे ये घटना हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव ने इसमें इंटरवीन जरूर किया होगा। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को इसकी भी भूमिका निभानी होगी, उन्हें बीच में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि उन्हीं के 3 बच्चों का मामला है। ये कायदे से परिवार का मामला था और परिवार के बीच रहना चाहिए था। इसकी चर्चा जो है ये टीवी चैनलों पे, अखबारों में, सड़कों पे नहीं होना था। लेकिन क्योंकि जो वक्तव्य हैं वो इनके आपस में बातचीत करके नहीं आ रहे हैं, वो वक्तव्य इनके एक्स पे और ट्विटर पे आ रहे हैं, तो इस कारण से ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया। लालू प्रसाद यादव ने जरूर कोशिश की होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वो भी परेशान होंगे इस पूरे घटनाक्रम से, वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके बात को बच्चे कितना मान रहे हैं, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जाहिर है लालू प्रसाद यादव के परिवार का रसूख सवालों के घेरे में आ चुका है। घर के 4 दीवारी के अंदर क्या कुछ हुआ ये सबके सामने है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से अपना बयान दिया और जो कुछ कहा वो सबने सुना, लेकिन अब लालू के परिवार में सिर फुटौल को लेकर सवाल उठने लगे। बीजेपी और जेडीयू पूछ रहे कि आखिर ये कैसा सामाजिक न्याय, कैसा महिलाओं का सम्मान लालू परिवार और खासकर तेजस्वी पर आरोप लग रहे हैं कि जब घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो फिर बिहार की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के वादों में कितना दम है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार के घर की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। पहले तेज प्रताप तेजस्वी यादव और अब रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर
कई गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हुई। परिवार में तनातनी को लेकर बीजेपी भी लालू यादव से सवाल पूछ रही है। इंडी गठबंधन का वंशवादी भानुमति का कुनबा लगातार बिखर रहा है। जो लोग अपना परिवार समेट नहीं पा रहे, साथ ले नहीं पा रहे, वो बिहार को कैसे ले पाते हैं? बिहार की जनता ने लुटेरे वंशवादी नामदारों को सजा दी है। किसी भी सूरत में बिहार की जनता जंगल राज के पुरौदाओं को माफ नहीं करने वाली। के रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। लालू के घर में जारी झगड़े को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है। कह रही है कि जब लालू की ही बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, तो क्या बिहार की बेटी और महिलाओं को आरजेडी सम्मान दिला पाएगी? यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? इसीलिए जनता ने बड़े विवेक के साथ ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है। बीजेपी ही नहीं, जेडीयू भी इस झगड़े को लेकर तेजस्वी को घेर रही है। परिवार में महाभारत का आरोप लगा रही है। नेतृत्व क्षमता इस पर निर्भर करता है कि पार्टी भी बचे, पार्टी भी चले और परिवार भी बचे। अगर आप परिवार नहीं बचा सकते, अगर आप पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या परफॉर्मेंस इतना पुअर होता है, तो लालू जी को पुनर्विचार करना चाहिए। परिवार में कलह चरम सीमा पर है। पहले तेज प्रताप बाहर हो गए, अब वो खुद बोल रही है, हम लोग नहीं बोले कि चप्पल से मारा जाता है। कि कहीं जो बेटी अपने पिता को किडनी दिया हो, उस तरह का रोते रोते बेचारी एयरपोर्ट गई है, तो आप समझ सकते हैं परिवार में महाभारत छिड़ा हुआ है, अभी और छिड़ेगा। खुद राबड़ी देवी के भाई साधु यादव लालू परिवार में बगावत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये पता न झले, लेकिन हम अपने बहन के खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, मीसा भारती के घर से निकली रोहिणी आचार्य। बड़ी और अहम खबर, मीसा भारती के घर से निकली रोहिणी आचार्य। सुनिए जरा क्या कहा। कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? कदम आपका क्या होगा? हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका हम अपने ससुराल बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है, ये सब तमाशा देख करके उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक, थैंक यू। रोहिणी आचार्य को सुना आपने। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बहनें साथ में हैं,
माता पिता साथ में हैं, लेकिन भाई ने घर से निकाला है और उन्होंने ये कहा है कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो वो वहां पर मौजूद थे। मेरे माता पिता वहां मौजूद थे जब ये पूरा विवाद हुआ और उन्होंने कहा कि अब सारा योगदान बेटियां ही क्यों दें। गला उनका बैठ गया है और कहा यह जा रहा है कि रोने की वजह से गला उनका बैठ गया है, क्योंकि सवाल उनसे पूछा गया था। और जब बातचीत कर रही थी मीडिया से तो वो भावुक हो गई और उन्होंने एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक होते हुए कहा कि माता पिता साथ है, भाई ने घर से निकाला, तेजस्वी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक हो गई रोहिणी आचार्य और अब उन्होंने कहा है कि घर से निकाला गया। अब आप लोग जाकर के हमारी क्वारी कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिस मेरा आ रहा है किसी का क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है। इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक हुई रोहिणी आचार्य और रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, उन्होंने साफ साफ जिक्र किया। चप्पल चलाने वाली बात सही है, ये बात कही है रोहिणी ने। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए लगातार। प्रभाकर, रोहिणी कह रही है कि माँ बाप मेरे साथ रो रहे थे, वो कह रही है कि माँ बाप मेरे साथ रो रहे थे, सवाल उठाया तो कह दिया तुम ससुराल चले जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। तो लालू यादव भी क्या विवश हो गए हैं इस पूरे केस में? देखिए, रोहिणी आचार्य अगर ऐसा कह रही हैं तो हम उसको मानेंगे, क्योंकि देखिए उस समय जब ये घटना हुई थी तो घर के अंदर कोई मौजूद तो था नहीं। तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे गालियां दी गई है, हमने वो बात मानी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल फेंका गया है, वो बात हम मान रहे हैं। हम क्या, सभी लोग मान रहे हैं। तो अगर वो ये कह रही हैं कि उस समय में मेरे माँ बाप रो रहे थे और भावुक थे मेरे लिए और वो मेरे साथ हैं, तो हम उनकी बात को मानते हैं। हम मानते हैं क्योंकि वो कैमरे पे ऐसा बोल रही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी
उनकी स्थिति थोड़ी विचित्र होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे आपस में लड़ें। तो कतई लालू प्रसाद यादव और रोहिणी देवी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। उनकी लाचारी रही होगी या वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि किसी तरह से इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है, जो स्थिति दिख रही है जमीन पर, उसमें ये लग रहा है कि उनकी कोशिश जो है वो अभी तक वो नाकाम हुए हैं अपनी कोशिश में। नहीं तो ये मामला सुलझता हुआ दिखता है और रोहिणी आचार्य को अभी तक रोते हुए नहीं रहना पड़ता। उधर ही दूसरी तरफ देखिए आप, तो तेज प्रताप यादव भी वो वक्तव्य दे रहे हैं, रोहिणी के समर्थन में बोल रहे हैं, क्योंकि पहली जो लड़ाई संजय यादव के चलते हुई थी वो तेज प्रताप यादव से हुई थी, तो वो भी खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने भी एक्स पे पोस्ट किया है और लगातार वो बोल रहे हैं कि कैसे संजय यादव ने उनकी बहन का अपमान किया है और उससे वो नहीं छोड़ेंगे। एक तरह से वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव उन्हें खुली छूट दे दें तो वो उनसे निपट लेंगे। कुल मिला के ये मामला जो है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मामला घर के चारदीवारी के अंदर होना चाहिए था। प्रभाकर बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच में दर्शकों को बताना जरूरी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, बहन रोहिणी को लेकर तेज प्रताप का बयान आ गया, जिसका जिक्र अभी देखिए प्रभाकर कर रहे थे। कल की घटना ने झकझोर दिया, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कल की घटना ने झकझोर दिया है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव खुल करके बहन का समर्थन कर रहे हैं, और पहले भी तेज प्रताप यादव जिक्र करते रहे, जयचंद बुलाते रहे हैं तेज प्रताप यादव तो, और अब वो ये कह रहे हैं कि कल की घटना ने झकझोर दिया है। तो प्रभाकर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य वाले केस को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही। अब एनडीटीवी ने बिहार में आरजेडी की करारी हार और साथ ही जो विवाद हो रहा है परिवार का, उसको लेकर के एनडीटीवी संवाददाता ने शिवानंद तिवारी से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने ये लिखा कि तेजस्वी यादव जो है वो सपने में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कहाँ किन चीजों में दिक्कत रह गई कि वो सपना ही क्यों देखते रह गए? तो खुद उन्होंने, अब हम क्या कहेंगे, वो तो खुद अपने शपथ ग्रहण का तारीख तय कर चुके थे, किसको किसको बुलाएंगे ये तय कर चुके थे। तो इसलिए हमारे कहने की बात नहीं है, वो तो खुद ही मतलब मान के चल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री होना है, और अंतिम दिनों तक वो इस बात को कहते रहे। इसलिए हमारे कहने की क्या बात है, तो वही जो कह रहे हैं उसी को मैंने तस्दीक किया। आपने लालू प्रसाद यादव के बारे में भी कहा कि वो धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में पड़े हुए थे। देखे ही हैं क्या, तो नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनकी बेटी को उनके घर से, मैंने वो कह रही है कि चप्पल उठाया गया उस पर, और चुपचाप देख रहे हैं वो रोती हुई चली गई। उसने त्याग दिया घर। तो एक बेटी जो है बाप का घर त्याग कर देती है। मैंने पति का घर तो प्यारा उसका होता ही है, लेकिन बाप का घर भी उतना ही प्यारा होता है, बल्कि ज्यादा प्यारा होता है। और उस घर को त्याग करके चली गई, रोते हुई चली गई। तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग मुंह देख रहे थे। रोहिणी आचार्य ने जब वो गई तो उन्होंने दो लोगों का नाम लिया, एक संजय यादव का नाम लिया, रमेश का नाम लिया। उन्होंने सब जानते ही है इसको, इसमें हमको क्या पूछ रहे हैं? इसमें हमारे इस सवाल का हमसे तो कोई मतलब है नहीं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में और परिवार में ये लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं? सामने है ना भाई। तो शिवानंद तिवारी को आपने सुना, जो थोड़ी तलखी वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, ये परिवार है क्या, इस पूरे परिवार के बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव और परिवार क्या है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और फिर लालू प्रसाद यादव के दो बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। इसके अलावा तेजस्वी यादव, मीसा भारती, चंदा, रागिनी यादव, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी, और साथ ही रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य को लेकर ही विवाद हो रहा है। ये लालू यादव की बेटियां हैं और दो बेटे हैं, और ये पूरा उनका परिवार है। तो आप ये देखेंगे कि और आगे कैसे ये पूरा विवाद हुआ। जो पूरा का पूरा जो विवाद हो रहा है वो रोहिणी आचार्य को लेकर के फिलहाल विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी स्थिति है उससे ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में ये विवाद थमने वाला नहीं है, बल्कि और विवाद ये ज्यादा
बढ़ने वाला है। तो आपको बताते हैं कि अब कौन है रमीज नेमत। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का ये रहने वाला है। इसके बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक यूपी में हत्या और गैंगस्टर समेत 12 केस इसके खिलाफ दर्ज हैं और कौशांबी के कोखराज थाने में हत्या का ये बुरा मामला दर्ज है। और 2021 में बलरामपुर में हुए बवाल में रमीज का नाम सामने आया था। रमीज नेमत इसका पूरा नाम है। तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेल चुका है रमीज। और आपको बता दें कि रमीज को लेकर के घमासान मचा हुआ तेजस्वी के साथ ही क्रिकेट खेल चुका है। और तेजस्वी के दौरान हुई जब चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल हुई, तब तेजस्वी क्रिकेट छोड़कर पार्टी और परिवार संभालने के लिए पटना पहुंच गए। तेजस्वी अपने साथ संजय यादव को भी ले गए, जो आज आरजेडी का सबसे बड़ा और अहम चेहरा है। तो ये वो स्थिति है। ये संजय यादव हैं और जिनको लेके पूरा विवाद हो रहा है। संजय यादव का नाम आपको बता दें कि होता रहा है, उनका नाम जिक्र होता रहा है बार बार और बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बिहार में चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियां एनडीए से एक सवाल पूछ रही हैं और पूछा जा रहा था कि बिहार में एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। बार बार आरजेडी मांग कर रही थी कि मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा की जाए। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अब साफ है कि बिहार को एक बार फिर से नीतीश सरकार मिलने जा रही है। तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम और मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक और आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के आगे विपक्षी महागठबंधन बह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू ऐसा चला कि चुनाव परिणाम एक तरफा साबित हुए और एनडीए की झोली ऐतिहासिक नतीजों से भर गई। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद इतना जरूर साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार की सरकार के मुखिया चुने जाएंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में सरकार के गठन की तैयारियों का दौर भी तेज हो गया है। शपथ ग्रहण कब होगा, इसके लिए बाकायदा शुभ मुहूर्त की गणना भी की जा रही है। इसके अलावा शपथ ग्रहण से पहले सरकार गठन के फार्मूले पर मंथन भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है। सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात में मिलेगी भागीदारी। कल होगी पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक। पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के गठन की हलचल जारी है। नीतीश कुमार से एनडीए के नेताओं के मिलने का दौर भी तेज है। नीतीश कुमार से नतीजों के बाद सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली में एनडीए के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला भी करीब करीब तय हो गया है। दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में इस फॉर्मूले पर बनी सहमति। नीतीश कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। जदयू के कोटे से 14 मंत्री होने की संभावना, वहीं भाजपा के 15 या 16 मंत्री बन सकते हैं। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 3 मंत्रिमंडल मिलने की संभावना। जीतन राम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद मिलेंगे। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। जाहिर है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और नतीजे भी बीजेपी और जेडीयू के लिए बम्पर सौगात लेकर आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की ताजपोशी जल्द से जल्द हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए शपथ ग्रहण में पूरी ताकत दिखाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे, साथ ही एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी इस पूरे शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा, जो कि पटना के गांधी मैदान में होगा। एक रिपोर्ट आइए आपको और दिखाते हैं।
फिर आएंगे नीतीश कुमार, तैयारी है जोरदार। बिहार का राज, नीतीश के माथे सजेगा ताज। एनडीए की प्रचंड तैयारी, महागठबंधन में मारामारी। विराट जी, विराट जनादेश और विराट ताजपोशी की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को लेकर पूरे चुनाव में कयासों का दौर चलता रहा कि बीजेपी उन्हें दोबारा सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन पहले ही बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि सत्ता में लौटने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब यह भी साफ कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हुआ भी ठीक वैसा ही। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। यही वो मुहर थी जो ये बताने के लिए काफी थी कि एनडीए में सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। ना शक की कोई गुंजाइश थी और ना ही कोई मतभेद था। शायद इसी वजह से जनता ने एनडीए को ऐसा विराट जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगा दी। बिहार में आज से सरकार के गठन की कवायद का दौर तेज हो गया। एनडीए शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन की योजना पर काम कर रहा है। 18वीं विधानसभा के गठन से पहले कई संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंतिम परिणामों की जानकारी देगा, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें वर्तमान 17वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे सरकार गठन के अगले चरण का रास्ता साफ हो जाएगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। वहीं पीएम मोदी का शेड्यूल तय होने के बाद 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जनसुराज पार्टी के नेता तमाम सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने इसे एनडीए का खरीदा हुआ बहुमत बताया, तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने वर्ल्ड बैंक के पैसों में हेरफेर का आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया। देखिए क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हाथ लगी करारी हार के बाद जनसुराज नीतीश सरकार पर हमलावर है। एक तरफ पार्टी परिणाम को स्वीकार करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए को मिली बहुमत को खरीदा हुआ बता रही है। जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा कि बिहार पर 4,06,000 करोड़ का कर्ज है, जिसकी हर रोज की ब्याज 63 करोड़ रुपए है। बिहार का खजाना खाली है। पवन वर्मा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की राशि उन 21,000 करोड़ में से दी गई, जो वर्ल्ड बैंक से किसी दूसरी परियोजना के लिए आई थी। इस समय बिहार पे जो पब्लिक डेट है वो लगभग 4,06,000 करोड़ है। उसका प्रतिदिन पर डे इंटरेस्ट ब्याज केवल 63 करोड़ प्रतिदिन है। तिजोरी खाली है। शायद गलत भी हो सकती है कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि पवन वर्मा इस आरोप के बाद अपने दावे पर शक भी जता रहे हैं। वर्मा ने कहा कि इस दावे के पीछे जुटाई गई जानकारी है
जो गलत भी हो सकती है, और अगर ये गलत है तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे पास इसकी जानकारी है, अगर ये गलत है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और सही है तो फिर सवाल उठता है कि ये कहाँ तक नैतिक है। हो सकता है कानूनी तौर पर आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ बिहार पे नहीं अप्लाई होता है। कल को पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, बीजेपी शासित प्रदेश में होंगे। आप वायदे करें और वो हाथ में कैश पकड़ा दें। अब आप मुझे बताइए, दोनों में अंतर तो है और दोनों का अलग तरह से वोटर पर प्रभाव पड़ेगा। जनसुराज के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया। दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनसुराज खोखले दावे कर रही है, कोई तथ्य है तो सामने रखे, सरकार जवाब देगी। ये कहां से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहां से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? ये आंकड़े हवाई बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो सामने रखिए, उस पर सरकार जवाब देगी। चिराग ने तो दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन जनसुराज में पवन वर्मा अकेले नहीं हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इनसे पहले जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए की जीत को खरीदा हुआ बहुमत बताया था। आरोप लगाया गया था कि करोड़ों खर्च कर वोट खरीदे गए। विश्व बैंक की परियोजना राशि का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये प्रचंड बहुमत खरीदी हुई बहुमत है। सरकार ने 21 जून के बाद 40,000 करोड़ रुपए खजाने में से लुटा दिया इस मत को प्राप्त करने के लिए, और ये बिहार की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। अब सवाल है कि आखिर जनसुराज के इन दावों में कितना दम है और किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार कई दलों ने ऐसे दावे किए जो उन पर ही भारी पड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की जिसमें वो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। नौगाम में धमाके के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों को बेहतर रिश्ते बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, उसे तो कुछ नहीं निकला। ये दोनों मुल्क ताल्लुकात बेहतर कर सके, तो वही एक रास्ता है। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? हमारी इन्वेस्टिगेशन में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो हम फेल हो रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस में। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एक तरफ लगातार खुलासे हो रहे हैं, आतंकवादियों से पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था, कहा था कि दोनों देशों को बेहतर रिश्ते बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी, उसे तो कुछ नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक पुलिस थाने में हुए विस्फोट के बाद सामने आया। यह विस्फोट उस समय हुआ था जब एक पुलिस दल फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ लाल किला विस्फोट की जांच से जुड़े विस्फोटक पदार्थों की जांच कर रहा था। हालांकि फारूक अब्दुल्ला इस जांच पर ही सवाल उठाने लगे। हम लोगों की गलतियां हैं, जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई, और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं। फारूक ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का राग अलापा तो सियासी बयानों ने रफ्तार पकड़ ली। फारूक के बयान पर बीजेपी हमलावर दिखी और आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, थोड़ी सी इंतजार के बाद फौरन